बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसको एडीसी और एडीपी पार्ट 2 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। तो स्टूडेंट्स, हमने एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के रिलेटेड आप स्टूडेंट्स से पेपर पेयरिंग स्कीम डिस्कस कर रहे हैं। इस स्कीम के रिलेटेड ऑडिटिंग के आपको 4 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो जाएं स्टूडेंट्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर वो 4 के 4 क्वेश्चन के लिंक मौजूद हैं, जाएं विजिट करें, इंशाल्लाह ताला आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? हमने करना वेरिफिकेशन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट और इंटेंजिबल एसेट। आज की इस वीडियो में मैं तीनों के रिलेटेड आपको बताऊंगा और बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा। आपके जो टीचर्स हैं वो आपको क्या करते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, हर एक फिक्स्ड एसेट का अलग-अलग से पॉइंट करवाते हैं, और इसी तरह वेरिफिकेशन ऑफ करंट एसेट और इंटेंजिबल एसेट का भी ऐसे करते हैं। तो मैं सिंपल वर्ड्स में आप स्टूडेंट से शेयर करूंगा, आपने इसी स्कीम को फॉलो करना है, आपका पेपर में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। तो अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और अपनी हेडिंग्स जो है ना वो कैसे कैसे और कितनी कितनी लिखेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हम ऑडिटिंग के हवाले से अपनी पेपर पेयरिंग स्कीम का क्वेश्चन नंबर अपना 5 करेंगे। तो इससे प्रीवियस मैंने आपको 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर पेयरिंग स्कीम से मैंने आपको करवा दिए हैं। इनमें पहला क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, फिर था डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, फिर था एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग, फिर मैंने करवाया था वेरिफिकेशन की टेक्निक्स। 4 क्वेश्चन ये अब हम आज करेंगे। ज़्यादा पेपर में आपको एक क्वेश्चन आएगा, वेरिफिकेशन करो किसकी, फिक्स एसेट की, करंट एसेट की या इंटेंजिबल एसेट की। तो वो क्वेश्चन आएगा कैसे, वीडियो के एंड पे वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करेंगे, आपको वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट, करंट एसेट और इंटेंजिबल एसेट का जब भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है वेरिफिकेशन का। तो वेरिफिकेशन किसको कहते हैं? एक ऐसा अमल जिसके अंदर ऑडिटर जो है ना, किसी भी कंपनी में जाकर उस कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड्स और लायबिलिटी साइड्स के अंदर एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट करता है, ढूंढता है, और ढूंढने के बाद उनको प्रिवेंट भी करता है, यानी कि उनको दूर भी करके देता है। तो ऐसे अमल को क्या कहा जाता है? ऐसे अमल को वेरिफिकेशन कहा जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन है, सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, आपने स्टूडेंट्स इसी को ही याद करना है। और ये जो इंट्रोडक्शन था, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी आपको यही बताया गया था। तो प्रीवियस जितने भी 4 क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आपने उन क्वेश्चन को लाजमी प्रिपेयर करना है। अगर आपने नहीं देखा हुआ स्टार्टिंग से, तो तमाम वीडियोस की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दी है, फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका बेनिफिट होगा। तो अब हम डेफिनेशंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब हम करेंगे डेफिनेशंस ऑफ वेरिफिकेशन। तो डेफिनेशन की हेडिंग आप हमेशा ब्लैक मार्कर से देंगे, DEFINITIONS, ठीक है ना। तो पहली डेफिनेशन या दोनों डेफिनेशन हो, मैं आपको इकट्ठा समझा देता हूँ, सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई है। वेरिफिकेशन बिल्कुल वही अमल है कि जी, वेरिफिकेशन एक ऐसा अमल है जिसमें ऑडिटर ना कंपनी के अंदर जाता है, और कंपनी के अंदर जाके ना क्या करता है, कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नहीं चेक करता, कंपनी की जस्ट बैलेंस शीट को चेक करता है। बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी साइड जो होती है ना, उसके अंदर देखता है कि कहीं ये बैलेंस शीट के अंदर जो फर्ज करो मिसाल के तौर पर लैंड एंड बिल्डिंग है कि फिक्स एसेट लिखा हुआ, क्या इसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन निकाल के यही आती है? तो वो कंपनी के ऑडिटर ने स्लिप को मद्देनजर रखकर, यानी कि तमाम वोचर्स को मद्देनजर रखकर, ये तमाम चीजें जो है वो डिटेक्ट करनी होती है, ढूंढनी होती है। एरर्स और फ्रॉड को उसने बैलेंस शीट के अंदर से ढूंढना है। तो ये 2 डेफिनेशंस हैं, आप इन्हीं डेफिनेशंस को देखेंगे। अब हम ना स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट, करंट एसेट और इंटेंजिबल एसेट। अब सबसे पहले देखिएगा, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट। एसेट के नीचे मैंने लिखा हुआ है, सामने मैंने लिखा हुआ है फिक्स एसेट। तो स्टूडेंट्स, आपको ऐसे नहीं कहेगा कि फिक्स एसेट की वेरिफिकेशन करके दो, वो आपको कहेगा वेरीफाई द फॉलोइंग। नीचे दिए गए हुए चंद पॉइंट्स को वेरीफाई करो। तो उसमें ना आपको ना 4 पॉइंट दिए होंगे, उसमें एक पॉइंट आपका होगा लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, फर्नीचर हो, ये तमाम आपके क्या है, प्लांट हो, ये तमाम आपके क्या है, फिक्स एसेट है ना। तो फिक्स एसेट कोई भी आ जाए, कोई भी फिक्स एसेट आ जाए, तो स्टूडेंट्स आपने ना, ये मैं जो 9 पॉइंट आपके सामने बोलूंगा ना अभी, आपने इन्हीं को याद करना है, और इन्हीं को हर फिक्स एसेट की, जिस भी फिक्स एसेट की वो वेरिफिकेशन कहे, उसके अंदर इसको पुट कर देना है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट, यानी कि इसके अंदर एक्सप्लेनेशन में मैंने निशान लगाया हुआ, एक एक लाइन के बस आप जस्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि ये काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिएगा, रिकॉर्ड ऑफ एसेट का मतलब ये होता है कि सबसे पहले ऑडिटर ने ये देखना है कि जो फिक्स एसेट बैलेंस शीट के अंदर फिक्स एसेट मौजूद है, मिसाल के तौर पर लैंड एंड बिल्डिंग, उसकी वैल्यू कितनी है, क्या वैल्यू को, असल वैल्यू को रिकॉर्ड किया कंपनी ने कि नहीं रिकॉर्ड किया।
अब पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, जो आप लिखोगे किसके अंदर, फिक्स एसेट की वेरिफिकेशन के अंदर, जो मिसाल के तौर पर आपको दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, तो आपके पास दूसरा पॉइंट होगा प्रीवियस पीरियड एसेट। वो ये देखेंगे आपने, इस पॉइंट के अंदर ये देखना है, ऑडिटर ने ये लिखना है कि ये देखना है कि क्या ये एसेट जो है, मिसाल के तौर पर लैंड एंड बिल्डिंग है, ये क्या पीछे वाले साल का तो नहीं नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर किया हुआ, तो इसको कहते हैं प्रीवियस पीरियड एसेट। इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है आप इतनी ही रखोगे। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, पॉइंट नंबर 3 है इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर ये देखेगा कि ये जब कंपनी अपनी कंपनी के अंदर, ये कंपनी जब अपनी कंपनी के अंदर इस फिक्स एसेट को लेके आए थे, मिसाल के तौर पर मशीनरी है या प्लांट है, तो इंटरनल कंट्रोल वो किस तरह लेके आए थे, मतलब सबसे पहले किस डिपार्टमेंट ने लिखा, फिर किस डिपार्टमेंट ने पैसे जारी किए, किस डिपार्टमेंट को वो जाके एसेट जो है वो उसने रिसीव किया, तो ये तमाम चीजें क्या कहलाती हैं, इंटरनल कंट्रोल के अंदर कहलाती हैं। तो आप स्टूडेंट्स क्या करोगे, इसकी भी एक्सप्लेनेशन एक एक लाइन की ही एक्सप्लेनेशन रखोगे। जब मैं क्वेश्चन को कंप्लीट कर लूंगा ना, तब आपको बताऊंगा कि ये हम क्यों एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन रख रहे हैं। पॉइंट नंबर आपका, आप जो पॉइंट नंबर नेक्स्ट करोगे वो आपके पास है फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी कि ऑडिटर ये देखेगा क्या ये एसेट कंपनी की एग्जिस्टेंस में मौजूद है भी कि नहीं, यानी कि कंपनी के पास अभी मौजूद है, वो फिजिकली जाके खुद से जाके ना उस एसेट को देखेगा। फॉर एग्जांपल उसने ना प्लांट को देखना है या मशीनरी को देखना है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा टाइटल डीड। टाइटल डीड का मतलब होता है ओनरशिप, या आपने टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन में भी पढ़ा था ओनरशिप ऑफ एसेट, तो टाइटल डीड ओनरशिप को कहते हैं। तो ऑडिटर ये देखेगा क्या ये एसेट कंपनी की ओनरशिप में मौजूद है, यानी कि कंपनी की मलकियत में है भी कि नहीं, कहीं कंपनी ने इसको इंस्टॉलमेंट या किस्तों पर तो नहीं निकलवाया हुआ, तो ये पॉइंट आपका क्या होगा, टाइटल डीड। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आपका है इंश्योरेंस। कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि क्या इस फिक्स एसेट के ऊपर, जो कि आपके पास फॉर एग्जांपल मशीनरी है या प्लांट है, क्या इसके ऊपर कोई इंश्योरेंस तो नहीं, कंपनी ने इसकी इंश्योरेंस तो नहीं करवाई हुई। अगर करवाई हुई है तो वो भी ऑडिटर जो है ना फिक्स एसेट की वेरिफिकेशन करते वक्त चेक करेगा। फिर इसके बाद है लीज ऑफ एसेट, यानी कि कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि क्या ये फिक्स एसेट जो है ये कंपनी ने कहीं लीज तो नहीं करवाया हुआ, मतलब इंस्टॉलमेंट या किस्तों पर तो नहीं कहीं निकलवाया हुआ। ये तमाम चीजें वो बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट साइड के अंदर मौजूद है ना, प्लांट या मशीनरी, उसकी वैल्यू को निकालने के लिए, यानी कि जो उन्होंने लिखी होगी कंपनी ने 1 लाख या 2 लाख, उसकी वैल्यू को सही साबित करने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं, किसकी तरफ से, ऑडिटर की तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आपका है डेप्रिसिएशन है। तो कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि इस प्लांट या मशीनरी जो कि फिक्स एसेट है, इसके ऊपर जो ये जो कंपनी ने डेप्रिसिएशन लगाई हुई है, क्या बिल्कुल ठीक लगाई है डेप्रिसिएशन। फर्ज करने डेप्रिसिएशन बनती है 5 मंथ की, कंपनी ने लगाई है 7 मंथ की, या कंपनी ने लगाई है 4 मंथ की, तो ये ऑडिटर जो है ना इसको खुद से कैलकुलेट करेगा। वो खुद देखेगा कि ये जो फिक्स एसेट है ये कितने ईयर तक चलता रहा है, ये कितने मंथ तक चलता रहा है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिस्पोजल। डिस्पोजल ऑफ एसेट का मतलब ये होता है कि ऑडिटर ये देखेगा कि इस एसेट को कंपनी ने जब डिस्पोज कराया यानी कि बेचा है, तो कंपनी ने वाकई ठीक तरह बेचा है ना, कहीं इसकी वैल्यू कम या ज्यादा तो नहीं बेच के लिखी। तो ये स्टूडेंट्स टोटल 9 पॉइंट है, 9 पॉइंट। ये आप जब भी आपके पेपर में वेरिफिकेशन ऑफ एसेट आ जाए और नीचे आपको 4 पॉइंट्स के अंदर आपको कोई भी फिक्स एसेट मौजूद हो, जस्ट आपने आइडेंटिफाई करना है उन 4 पॉइंट्स में से कि ये फिक्स एसेट का पॉइंट है कि नहीं। तो उसके अंदर आप कोई भी आपके पास फिक्स एसेट हो, आप ये 9 के 9 पॉइंट विद एक्सप्लेनेशन ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट, वो एसेट जिनको हम छू नहीं सकते। तो अगर वो एसेट्स आपको कंपनी मतलब पेपर वाला पूछ ले तो उनमें कौन कौन से इंक्लूड होंगे इनटेंजिबल एसेट्स, और हम उनको कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। अब सबसे पहला इंटेंजिबल एसेट आएगा गुडविल। गुडविल किसको कहते हैं, मार्केट में किसी भी कंपनी की वैल्यू ना, जैसे पंजाब कॉलेज है, कितनी ज्यादा इसकी गुडविल है, नाम बना हुआ है, ठीक है ना। तो वो कंपनी जो अपना नाम क्रिएट कर लेती है इसको कहते हैं गुडविल, मार्केट के अंदर जिनका बहुत अच्छा नाम होता है। तो गुडविल ये ऐसे ही आपको आएगा, पेपर वाला आपको कहेगा वेरिफिकेशन ऑफ वेरीफाई द फॉलोइंग, तो पहला उसने दे दिया लैंड एंड बिल्डिंग, जिसमें आपने प्रीवियस 9 पॉइंट लिख दिए, चाहे लैंड एंड बिल्डिंग कहता, चाहे मशीनरी कहता, चाहे प्लांट कहता, तो पीछे वाले 9
पॉइंट आपने लिखने थे, अब वो नीचे नंबर 2 पॉइंट आपको देगा गुडविल, पहचानना आपने ये इंटेंजिबल एसेट है। तो गुडविल के अंदर पहला पॉइंट आएगा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल की पहचान करनी है कि गुडविल कितनी नाम की है, मतलब जो पंजाब कॉलेज का नेम है ना, ये कितना है, कितना को नेम है, मतलब 100% में से 70% नेम है मार्केट के अंदर, 80% है, 90% है, कितना है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ना आप स्टूडेंट्स इतनी ही करेंगे। फिर पॉइंट नंबर 2 है परचेज कंसिडरेशन, यानी कि ये जो गुडविल है इसको मार्केट में अगर कोई बंदा पंजाब कॉलेज को परचेज कर ले तो कितनी अमाउंट में परचेज कर सकता है, इसकी कीमत कितनी है, इस नाम की कितनी कीमत है। जैसे पंजाब कॉलेज है या एक्सपायर कॉलेज हो, इन दोनों में से कौन से कॉलेज को अगर कोई थर्ड पार्टी खरीदना चाहे तो वो महंगा लेगी पंजाब कॉलेज को, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसकी गुडविल ज्यादा है, उसका नाम ज्यादा है। तो इस पॉइंट के अंदर आप इतनी ही एक्सप्लेनेशन रखेंगे। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, यानी कि ये देखना होगा कि इस गुडविल की, यानी कि पंजाब कॉलेज के अंदर जो उनके एसेट्स हैं उनकी मुकदार कितनी है, उनकी अमाउंट कितनी है, और जो लायबिलिटीज हैं उनकी अमाउंट कितनी है। तो ये आप इसके अंदर एसेट्स और लायबिलिटी की मार्केट वैल्यू मालूम करने के अंदर जो है ना ऑडिटर, वो ये देखेगा। ऑडिटर देखो, फर्ज करो ऑडिटर नेस्ले कंपनी की वेरिफिकेशन करने आया है, तो नेस्ले कंपनी की गुडविल मार्केट के अंदर कितनी है, वो तमाम ये गुडविल के पॉइंट उस नेस्ले कंपनी के ऊपर लगाएगा। इसके बाद पॉइंट जो नेक्स्ट आप करेंगे ना, वो पॉइंट आपके पास क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल, यानी कि ऑडिटर नेस्ले कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि मार्केट के अंदर इसकी जो गुडविल की कीमत है वो किस तरह मालूम की जाती है। यानी कि मार्केट में जब इनके शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, तब वो जो लेने वाले हैं शेयर्स, लोग, जनरल पब्लिक, वो किस तरह देखते हैं कि इसके हमें शेयर्स वगैरह लेने चाहिए। इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल। अब आखिरी जो लास्ट पॉइंट आप करेंगे वो है डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर का मतलब ये होता है कि ऑडिटर ने ये देखना है कि क्या वाकई ही गुडविल का ये जो नाम है, इसकी जितनी भी अमाउंट है, फर्ज करें 50,000 रुपए इसकी अमाउंट कंपनी ने निकाली है, वो कंपनी ने क्या इसको फिक्स एसेट में लिखा भी हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। आपको ये पता होना चाहिए गुडविल एक फिक्स एसेट होता है, गुडविल एक मतलब फिक्स एसेट के अंदर इसको गुडविल को लिखा जाता है, लेकिन होता ये इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट के अंदर इसको लिखा जाता है गुडविल को। तो ये कितनी अमाउंट से है, क्या एग्जैक्ट उसी अमाउंट से बैलेंस शीट की एसेट साइड पे लिखा हुआ है गुडविल, कहीं इसको लायबिलिटी साइड पे तो नहीं लिख दिया। तो ये था आपका गुडविल। अब हम नेक्स्ट इंटेंजिबल एसेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट इंटेंजिबल एसेट करेंगे, वो होगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, जो बाहर से लोग किसी भी बिजनेस के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, तो इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के अंदर कौन कौन सा पॉइंट इन्वेस्टमेंट आपको पता है, ये एसेट साइड पर लिखा जाता है। तो ये फर्ज करो लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपया, तो वो 5 लाख कैसे आया, ऑडिटर ने कैसे मालूम करना है, इसके अंदर पॉइंट्स जितने भी हम पढ़ेंगे ना, तो ऑडिटर इन पॉइंट्स के ऊपर गौर करेगा। इन्वेस्टमेंट की कीमत को अच्छी तरह उसने दुरुस्त देखना है ऑडिटर ने। तो पहले वो देखेगा, पॉइंट नंबर 1 देखेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, यानी कि इस बिजनेस के अंदर, इस कंपनी के अंदर ना जब इन्वेस्टमेंट आई है तो कैसे इन्वेस्टमेंट आई है। सबसे पहले जो पैसा आया था, जिस बाहर वाले पर्सन ने पैसा लगाया था इस बिजनेस के अंदर, उसने पहले किस डिपार्टमेंट को पैसा सबमिट करवाया, उस डिपार्टमेंट ने फिर आगे किसको पैसा सबमिट दिया, और ये होते होते मैनेजमेंट तक कैसे पैसा पहुंचा। तो ये तमाम चीजें कौन देखेगा, ऑडिटर देखेगा। एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही करोगे जितना जितना मैं निशान लगाकर आपको दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 2 है आपके पास इन्वेस्टमेंट के अंदर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑडिटर ये देखेगा क्या ये इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक हुई है। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट में हमेशा आप एसेट और लायबिलिटीज को क्यों लिखते हो, आप इनकम और एक्सपेंडिचर को क्यों नहीं लिखते, क्योंकि आपको इंटरनेशनली तौर पर यही बताया गया कि आपने बैलेंस शीट जब भी बनानी है ना, उसके अंदर एसेट और लायबिलिटी को देखना है। इसी तरह ऑडिटर इन्वेस्टमेंट को जब चेक करेगा तो वो ये देखेगा कि क्या ये इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक आई है कंपनी में कि नहीं आई। तो ये आपका पॉइंट होगा, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही करोगे। पॉइंट नंबर 3 आप करोगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऑडिटर ये लगाएगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिखी हुई है 5 लाख रुपया, क्या एग्जैक्ट यही वैल्यू है। तो ऑडिटर उस पर्सन से भी राब्ता कर सकता है जिस पर्सन ने इन्वेस्टमेंट की है ना, उस पर्सन से डायरेक्ट ऑडिटर राब्ता कर सकता है कि क्या वाकई आपने कंपनी के अंदर इतनी ही पैसे की इन्वेस्टमेंट की है कि नहीं की। तो एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही रखेंगे, मैं बार बार आपको कह रहा हूं। पॉइंट नंबर जो 4 करेंगे वो होगा फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी कि वो जो ऑडिटर है ना,
वो उस इन्वेस्टर से फिजिकली जाकर, खुद से जाकर, जिस्मानी तौर पर जाकर उससे मिल सकता है, उससे बातचीत करके तो वेरीफाई कर सकता है, इस चीज को सही या गलत प्रूव कर सकता है कि वाकई इन्वेस्टमेंट इतनी ही कंपनी में हुई है कि नहीं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा वो होगा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है ऑडिटर ये देखेगा कि इस इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है, क्या कंपनी ने उतना ही रिकॉर्ड किया है जितना मुझे इन्वेस्टर बता रहा है कि नहीं। एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही करोगे। लास्ट पॉइंट आपका आ जाएगा डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर का मैंने पीछे भी आपको मतलब यही बताया। डिस्क्लोजर का मतलब ये होता है कि जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है ना, वो क्या कंपनी ने लायबिलिटी साइड पर लिखी है कि एसेट साइड पर लिखी है। तो एसेट साइड पर लिखी है तो ठीक है, अगर लायबिलिटी साइड पर कंपनी के अकाउंटेंट ने लिख दिया है तो याद रखना उसने एरर या फ्रॉड कर दिया है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट था। दो ही इंटेंजिबल एसेट आप करोगे, गुडविल और इन्वेस्टमेंट। पेपर में क्वेश्चन क्या कैसे आएगा, वो कहेगा वेरीफाई द फॉलोइंग। नंबर 1 प्लांट एंड मशीनरी, उसमें 9 पॉइंट देगा। फिर आपको कहेगा गुडविल, उसमें 5 पॉइंट लिखोगे, या फिर आपको कह देगा इन्वेस्टमेंट आपने खुद से आइडेंटिफाई करना है, इसमें 6 पॉइंट आप लिख दोगे। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ करंट एसेट। ऊपर लिखा नहीं हुआ वेरिफिकेशन ऑफ करंट एसेट, लेकिन आप स्टूडेंट्स यहां पर नोटिस कर लेना वेरिफिकेशन ऑफ करंट एसेट अब यहां से हमारे शुरू होने लगे हैं। तो वेरिफिकेशन ऑफ करंट एसेट में सबसे पहले हम करेंगे डेटर। आपको पता है डेटर करंट एसेट होता है। आप जब बैलेंस शीट बनाते हो ना, तो डेटर को हमेशा करंट एसेट के अंदर लिखते हो। तो करंट एसेट में जब आपने डेटर लिखे, फर्ज करो 5 लाख के आपने डेटर लिखे, तो ये डेटर कैसे आएंगे? ऑडिटर क्या आपकी बात को मान लेगा कि भैया आपके अकाउंटेंट ने 5 लाख के डेटर लिखे तो वाकई वो 5 लाख के नहीं? ऑडिटर अब खुद से चेकिंग करेगा। अब डेटर को चेक करना हो तो ऑडिटर कैसे कैसे किन किन पॉइंट्स की मदद से डेटर को चेक करेगा, यानी कि करंट एसेट को चेक करेगा। तो आप देखिएगा, नेक्स्ट पिक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। पहला पॉइंट वो देखेगा डेटर को चेक करते वक्त इनवाइस। इनवाइस का मतलब होता है स्लिपें चेक करेगा कि भाई हाँ ये डेटर था, कंपनी ने इस डेटर को, यानी कि हमाद नाम के एक डेटर को कंपनी ने क्या किया, उधार पर चीजें बेची। तो जाहिर सी बात है कंपनी ने उस डेटर को कोई ना कोई स्लिप, कोई ना कोई इनवाइस काट के तो दी होगी कि कल को वो पर्सन क्या करेगा, कंपनी को इतने की पेमेंट वापस करेगा, इतने के पैसे वापस करेगा। तो उस इनवाइस को, उस स्लिप को ऑडिटर चेक करेगा। एक्सप्लेनेशन आप इतनी इतनी ही रखोगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, वो है अरिथमेटिक एक्यूरेसी, यानी कि वो जमा करके खुद भी देखेगा कि अच्छा आपको ना एक करंट एसेट के अंदर जो डेटा नजर आ रहे होते हैं ना 5 लाख के, फर्ज करो उसमें 1% के नहीं होते, उसमें फर्ज करो 100% है। हमाद, अली, अहमद, सबा, इस तरह बहुत से पर्सन है। फर्ज करो उन तमाम पर्सन के ऊपर जितनी जितनी की पैसे कंपनी ने लेने होते हैं ना, कंपनी ने उन पर्सन को तमाम को जमा करके वो 5 लाख का लिखती है करंट एसेट के अंदर जो आपको शो हो रहे होते हैं। तो कंपनी के ऑडिटर ने यही चेक करना है कि क्या वाकई ये जो 5 लाख रुपया लिखा हुआ है, क्या जमा करके कंपनी के ऑडिटर ने देखना है कि क्या वाकई इतने ही अमाउंट के बनते हैं कि नहीं बनते। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा वो आपका पॉइंट होगा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि कंपनी के ऑडिटर ने ये देखना है कि क्या कंपनी ने वाकई ठीक से इसको रिकॉर्ड किया, यानी कि क्या ये जो 5 लाख की अमाउंट है क्या वाकई ठीक निकली है जब कंपनी के ऑडिटर ने जमा किया है तमाम अमाउंट्स को, कि नहीं ठीक निकली। तो एक्सप्लेनेशन आप इतनी इतनी ही रखेंगे, मैं बार बार आपको कह रहा हूं। पॉइंट नंबर 4 होगा आपके पास बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब ये होता है कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि क्या इन डेटर में से कितने डेटर ऐसे हैं जिन्होंने पैसे नहीं मुस्तकबिल में सबमिट करवाए, जो कि कंपनी ने भी लिखा हुआ है कि भाई हमारे बैड डेट्स इतने हो गए हैं। तो वो ऑडिटर खुद भी देखेगा बैड डेट्स वाकई इनके इतने ही हुए हैं कि नहीं हुए। एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का ये मतलब होता है कि कंपनी ने ना इन बैड डेट्स की जगह रिजर्व में जो पैसा रखा हुआ है वो क्या कि इतना ही रखा हुआ है कि ये मुझे कम या ज्यादा करके शो करवा रहे हैं। तो ये पॉइंट की एक्सप्लेनेशन भी आप इतनी ही रखोगे। फिर लास्ट पॉइंट आपके पास आ जाएगा डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब ये होता है कि क्या कंपनी ने इन डेटर्स को बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड के अंदर करंट एसेट में ही शो करवाया ना, कहीं इसको फिक्स एसेट के अंदर तो नहीं लिख दिया, कहीं इसको कंपनी ने फिक्स लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी के अंदर तो नहीं लिख दिया। तो ये है डिस्क्लोजर का मतलब। अब जब भी पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे क्या कहेगा, वो कहेगा वेरीफाई द फॉलोइंग। नीचे दे देगा पहले मशीनरी देगा। तो सबसे पहले आपने वो जो 9 पॉइंट मैंने आपको करवाए थे ना फिक्स एसेट की वेरिफिकेशन के, वो लिखेंगे। फिर फर्ज करो उसके बाद नंबर 2 पॉइंट उसने दे दिया गुडविल, तो आप गुडविल को पहचान जाइएगा ये इंटेंजिबल एसेट है, तो उसके आप 5 पॉइंट लिखेंगे। फिर उसके बाद नंबर 3 उसने पॉइंट दे दिया डेटर्स, तो आपको पता है डेटर करंट एसेट है, तो डेटर में ये वाले पॉइंट्स जितने भी मैंने आपके सामने 5-6 पॉइंट्स बोले हैं आप इनको लिखोगे। यानी कि ये क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा जैसे मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं।
नेक्स्ट जो आप करंट एसेट करोगे वो आपके पास होगा कैश एट बैंक, जिसको बैंक बैलेंस भी कहते हैं। कैश एट बैंक को बैंक बैलेंस भी कहते हैं, मैंने आगे नेम लिख के आपको दे दिया है कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक भी आपका, तो आपको पता है कि ये कंपनी का क्या होता है, ये करंट एसेट होता है। तो ये करंट एसेट के अंदर लिखा जाता है। तो इसको जब ये अगर पेपर में आपको दे दे उन 4 पॉइंट्स के अंदर, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहला जो पॉइंट लिखना है कैश एट बैंक में वो है ओपनिंग बैलेंस, कि ये कैश एट बैंक जो है ना, ये बैंक के अंदर, कंपनी के बैंक के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है, ये इस साल का कितना है और प्रीवियस ईयर से जो ट्रांसफर हुआ है वो कितना है। तो ये है ओपनिंग बैलेंस। जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा बैंक रिकॉन्सिलेशन। आपको पता है, आपने ना बीकॉम पार्ट 1 में बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ी थी, जिसमें कैश बुक और पासबुक होती है। तो कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि क्या कंपनी की कैश बुक के हिसाब से कंपनी के पास कितना पैसा है, कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, और पासबुक के हिसाब से जो कि बैंक मेंटेन करता है उसके हिसाब से कंपनी के पास कितना पैसा है। पॉइंट नंबर जो नेक्स्ट आएगा आपके पास वो आएगा रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब ये होता है कि कंपनी ने अपने बैंक के अंदर कितना कितना कब कब पैसा कंपनी के बैंक में आया है, कंपनी के बैंक अकाउंट में वसूल हुआ है। तो इसको हर डेट को वो देखेगा ऑडिटर, ठीक है ना जी स्टूडेंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा बैंक पेमेंट, यानी कि कंपनी ने जब भी कोई चीज खरीदी या किसी भी अपने क्रेडिटर को पेमेंट की, तो कंपनी ने अपने बैंक के थ्रू जब भी पेमेंट किया, वो तमाम की पेमेंट का जो रिकॉर्ड है ना, वो कंपनी का ऑडिटर निकलवा लेगा, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन आप इतनी इतनी करोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। उसके बाद लास्ट पॉइंट आएगा आपका इसने डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर का मतलब यही होता है कि कंपनी का जो ऑडिटर है ना, उसने क्या ये कैश एट बैंक, जिसको बैंक बैलेंस भी कहते हैं, क्या इसको कंपनी के अकाउंटेंट ने, ऑडिटर देखेगा क्या कंपनी का अकाउंटेंट ने इसको इसको क्या करंट एसेट के अंदर ही लिखा हुआ है ना, कहीं इसको लिबिलिटी साइड पे तो नहीं लिख दिया। तो ये था आपका कैश एट बैंक। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, नेक्स्ट जो आप करोगे करंट एसेट वो है कैश इन हैंड, जिसको कैश बैलेंस भी कहते हैं। मैंने आगे लिख दिया कैश इन हैंड, इसको कहेंगे कैश बैलेंस को, ठीक है ना। तो कैश इन हैंड वो पैसा जो कंपनी के ड्रॉर में मौजूद है, जो कंपनी के बॉक्स में पड़ा हुआ है, यानी कि जो कंपनी के हैंड में है, वो पैसा कितना है, इसको देखिएगा। फर्ज करें कंपनी का अकाउंटेंट ने लिखा जी हमारे पास पैसा 5 लाख रुपए हमारे पास पैसा है। तो कंपनी का ऑडिटर जो है ना, वो देखेगा कि वाकई 5 लाख इनके पास है कि नहीं। सबसे पहले वो जिस पॉइंट को फोकस करेगा वो देखेगा ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि ये जो कैश है ये प्रीवियस ईयर से जो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हुआ है वो कितनी अमाउंट का है, इस चीज को वो देखेगा, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन आप इतनी करोगे। उसके बाद है रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब ये होता है कि कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि ये जो कैश इन हैंड इनके पास 5 लाख का पड़ा हुआ है, क्या ये इनको कब कब एक साल के अंदर कब कब कितने कितने अरसे में कितने कितने मंथ में इनको कहां कहां से पैसा आया है जो इन्होंने जमा करके 5 लाख मुझे लिख के दिखा रहे हैं। तो इसकी भी अंदर एक्सप्लेनेशन आप इतनी करेंगे। इसके बाद है आपका पेमेंट। तो कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि इन कंपनी ने कहां कहां पर पेमेंट की थी, यानी कि इनको कैश तो नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकता कि कंपनी ने कोई पेमेंट ही ना की हो तो उनको कैश ही मिलता रहे सारा साल। तो उसने देखना कि कैश नगद पेमेंट इन्होंने कितनी कितनी की है पूरे साल के अंदर। इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर आप इतना यही रखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा ना वो आएगा पिटी कैश बुक। पिटी कैश बुक का मतलब होता है वो खर्चे जो छोटे छोटे कैश पर किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर बॉल पेन ले आए, पेजेस ले आए, स्टेपलर ले आए, पिन्ने ले आए, ये क्या है, ये छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो कैश के जरिए से किए जाते हैं। तो वो देखेगा कंपनी का ऑडिटर के इन्होंने पीटी कैश बुक जो बनाई है ना, उसके अंदर इन्होंने कितने का पीटी कैश, मतलब इन्होंने छोटे मोटे खर्चे जो है ना साल के अंदर, वो इन्होंने कितने कितने अमाउंट के और कब कब किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा फिजिकल काउंट, यानी कि कंपनी का ऑडिटर खुद से काउंटिंग करेगा कि इनके जो कैश इन हैंड है ना, मैं खुद से काउंटिंग करता हूं कि वाकई 5 लाख का कैश इन हैंड ही इनके पास है, जिसको हम अरिथमेटिक एक्यूरेसी भी कहते हैं। यानी कि खुद से वो जमा करेगा इन तमाम पैसे को। तो अगर 5 लाख ही बने तो कंपनी का ऑडिटर को पता चल जाएगा ये बिल्कुल मुझसे झूठ नहीं कह रहे, सच बोल रहे हैं। लास्ट पॉइंट आपका आएगा डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर स्टूडेंट्स वही होता है कि कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि क्या कैश इन हैंड को कंपनी के अकाउंटेंट ने करंट एसेट के अंदर ही मुझे शो करवाया ना, कहीं इसको लायबिलिटी के अंदर तो नहीं लिख दिया। तो ये स्टूडेंट्स यहां तक आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में किस तरह आता है, ये क्वेश्चन पेपर में इस तरह आता है, वो कहता है वेरीफाई द फॉलोइंग। नीचे आप 4 पॉइंट सुनिएगा, वेरीफाई द फॉलोइंग, नीचे उसने कह दिया मशीनरी, फिर कह दिया नंबर 2 गुडविल, नंबर 3 उसने कह दिया कैश एट बैंक, नंबर 4 उसने कह दिया डेटर्स। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि नंबर 1 पॉइंट है हमारे पास है मशीनरी। तो मशीनरी के अंदर आप 9 पॉइंट्स लिखोगे। फिर नंबर 2 पॉइंट्स है
आपका गुडविल, तो उसमें आप गुडविल के वो इंटेंजिबल एसेट की जब आपने किया था उसके अंदर गुडविल के पॉइंट लिखोगे। फिर नंबर 3 के अंदर आपका है कैश एट बैंक, तो आप करंट एसेट के अंदर जो आपने पढ़ा है कैश एट बैंक इसके पॉइंट लिखोगे। और फिर आपके पास है डेटर्स, तो करंट एसेट में जो आपने डेटर्स बढ़े हुए हैं इसके पॉइंट लिखोगे। इस वजह से मैं कह रहा था आप तमाम के पॉइंट्स को भी देखो ना, तो फिक्स एसेट जो भी है ना उसके 9 पॉइंट है, बाकी तमाम के 5 पॉइंट भी अगर आप करो ना 6 को छोड़कर, तो फिर भी आपके 5 3 15 15 और 9 आपके 24-25 पॉइंट ये बन जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि जस्ट आपने एक एक लाइन के ही लिखने हैं इसके अंदर एक्सप्लेनेशन। ये था क्वेश्चन नंबर 5 हमारे ऑडिटिंग की पेपर पेयरिंग स्कीम का एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के रिलेटेड। आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।